आदमी ने डरते हुए देखा कि उसके मछली पालन केंद्र में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया है। एक भूखा राक्षस अपने टेंटिकल्स फैलाकर ताजा भोजन की तलाश कर रहा था और वह नॉर्डिक पौराणिक कथाओं का समुद्री दानव था। दो युवक नॉर्वे की खाड़ी में अपनी जेट स्की तेज गति से चला रहे थे और मजे कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र की गहराई में एक विशाल परछाई उभर रही है। यह नॉर्वे का सबसे बड़ा सैल्मन मछली पालन केंद्र है। बॉस जॉस्टिन सामने बैठे अमीर व्यापारी को निवेश के लिए मना रहे हैं। वे अगले साल उत्पादन दोगुना करना चाहते हैं, लेकिन घनी खेती से सैल्मन में समुद्री जू का खतरा BRH जाएगा। ये सैल्मन पालन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जॉस्टिन ने पूरे भरोसे से कहा कि उन्होंने एक ऐसी ध्वनि तरंग मशीन बनाई है जो सैल्मन को नुकसान पहुंचाए बिना परजीवियों को हटा देगी। व्यापारी को नहीं पता कि इस तकनीक की खोज नॉर्वे के समुद्री अनुसंधान संस्थान की शोधकर्ता जोहाना ने की है। इसी बीच जोहाना को एक वीडियो मिला जिसमें मछली पकड़ने के केंद्र के पास हजारों सैल्मन मछलियां किनारे पर आ गई थीं। यह असामान्य घटना पारिस्थितिकी तंत्र में गड्ढबद्धी का संकेत थी। उसे शक था कि इसकी जड़ सोनिक डिवाइस है। दरअसल शुरुआत में ही जोहाना ने पाया था कि यह मशीन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। जब जोहाना वीडियो वाली जगह पहुंची तो मछलियां हटा दी गई थीं, लेकिन किनारे पर टूटे हुए जाल पड़े थे। उसे यह देखकर झटका लगा कि जाल के फ्लोट फट चुके थे। ऐसा करने के लिए उन्हें गहरे समुद्र में खींचने हेतु कई टन बल की आवश्यकता रही होगी। फिर वह फिश फार्म पहुंची और एक सैल्मन मछली उठाई जो बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। उसने तुरंत मछली का दिल निकाला और साउंड वेव डिवाइस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू की। उसने पाया कि एक निश्चित सीमा पर पहुंचते ही ये मछली के दिल के साथ रेजोनेंस पैदा करने लगती है। ठीक उसी समय मॉनिटर पर दिखा कि फिश फार्म का एक सोनिक डिवाइस अचानक बंद हो गया है। एरिक ने उसे तुरंत बाहर निकाला। कवर हटाने पर पता चला कि मुख्य मॉड्यूल पर किसी बाहरी चीज की टक्कर हुई है। दोनों अभी हैरान ही थे कि तभी डिवाइस से अजीब सी आवाज आने लगी। जोहाना ने जब चीर फाड़ की तो अंदर एक रहस्यमयी जीव मिला। ये इंसानों द्वारा अब तक न देखा गया परजीवी था, जिसके शरीर से निकलने वाला चमकता पदार्थ गहरे समुद्र से आया था। लेकिन इतने विशाल परजीवी का मेजबान आखिर कितना बड़ा दानव होगा? दृश्य बदलता है। वह लापता मोटरबोट लहरों के साथ किनारे पर आ लगी। पुलिस को खतरे का अंदाजा नहीं था और लोग हमेशा की तरह शांत समुद्र में कयाकिंग का अभ्यास कर रहे थे। एक महिला ने गहरी सांस ली और पानी के अंदर जाकर नाव पलटने के बाद बाहर निकलने का अभ्यास किया। उसके साथ ही तनाव में समुद्र की सतह को देख रहे थे। तभी अगले ही पल एक हादसा हो गया। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें केवल आधा शव मिला। ये नॉर्वे का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का केंद्र और एक पर्यटन स्थल भी है। दहशत से बचने के लिए पुलिस ने इसे एक दुर्घटना करार दिया, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं अब पूरे शहर में लगातार हो रही हैं। दूसरी ओर जोहाना को एक नई बात पता चली है। मछली पकड़ने के केंद्र से कई किलोमीटर दूर समुद्र के पानी में भी सी लायन को भगाने वाली ध्वनि तरंगे पाई गई हैं। इन तरंगों की भेदन क्षमता बहुत अधिक है, जो आसानी से कई हजार मीटर गहरे समुद्र तक पहुंच सकती हैं। एरिक को यह बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि उसने फिश फार्म के चारों ओर ब्लॉकर लगाए थे, जिनसे ध्वनि तरंगे बाहर नहीं जानी चाहिए थी। उसने तुरंत जॉस्टिन को फोन किया। तब पता चला कि मालिक ने सी लायन को पूरी तरह भगाने के लिए उपकरण संभालने वाले ओल्गे को ब्लॉकर बंद करने का आदेश दिया था। जॉस्टिन ने कहा कि उसने एक अमीर व्यापारी को निवेश के लिए मना लिया है और निवेश मिलते ही वो ब्लॉकर फिर से चालू कर देगा। इतना कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया। इसी बीच जॉस्टिन की बेटी मारिया चुपके से फिश फार्म के पास पहुंच गई। उसे जोहाना से पता चल चुका था कि सैल्मन मछलियों की इस हालत के पीछे फिश फार्म में लगा सोनिक डिवाइस ही है। मारिया को अपने पिता का मुनाफे के लिए समुद्री पारिस्थितिकी को नजरअंदाज करना पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस उपकरण को नष्ट करने निकल पड़ी। एक लड़का डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरा और जल्द ही उसने डिवाइस ढूंढ लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस गहरे काले पानी में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। मारिया की जोरदार चीख ने आखिरकार एरिक का ध्यान खींच लिया। तभी लोगों के पैरों के नीचे जोरदार कंपन हुआ और तुरंत कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा। फिश फार्म को थामे हुए लंगर पूरी तरह खींच गए थे और टूटने की कगार पर थे। अचानक समुद्र पर घना कोहरा छा गया। इस डरावने नजारे को देखकर मारिया वहीं जम गई और अगले ही पल उसके साथ एक भयानक हादसा हो गया। घबराई हुई मारिया कंट्रोल रूम लौटी और सबको अपनी खोज के बारे में बताया। तभी कानों में धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी। साफ है कि ये आवाजें उस जीव के शरीर पर मौजूद परजीवियों की थीं और ऊपर वेंटिलेशन पाइप से भी हलचल सुनाई दे रही थी। अब वे सब एक जाल में फंस चुके थे। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में ओल्ग ने डरते हुए देखा कि राक्षस के टेंटिकल्स ने फिश फार्म को घेर लिया है और अब गलियारों में हर तरफ वही टेंटिकल्स फैले हुए हैं। यॉस्टन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक स्टील पाइप तोड़ा और उसे जोर से टेंटेकल में घोंप दिया। ओलेग फ्रीजर में छिप गया।
अचानक एक परजीवी रेंगने लगा। शायद कम तापमान के असर से यह बिल्कुल सुस्त पड़ रहा था। ऑल्ग ने हिम्मत जुटाई और इसे पलट दिया। उत्सुकता के कारण वह इस अद्भुत जीव को करीब से देखना चाहता था। दृश्य वापस जोहाना पर आता है। वह केबिन में इधर उधर भाग रही है, लेकिन एक मोलस्क के रूप में राक्षस हर जगह मौजूद है। लाचार होकर जोहाना वेंटिलेशन डक्ट में छिप जाती है, लेकिन राक्षस के टेंटिकल्स अनंत तक फैल सकते हैं। वे उसे डक्ट से बाहर खींच लेते हैं और बुरी तरह पटक देते हैं। टेंटिकल्स को अपनी ओर आते देख वह सावधानी से कोने में रेंगती है, लेकिन फिर भी खतरे से बच नहीं पाती। जोहाना हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी कि गहरे समुद्र के राक्षसों की दृष्टि नहीं होती। वे शिकार की हलचल से उसकी दिशा का पता लगाते हैं। एरिक ने फायर एक्स उठाई और जोहाना को शांत रहने का इशारा किया। तभी उसकी नजर कोने में रखे प्रोपेलर पर पड़ी। इसी बीच मारिया को होश आ गया। गनीमत रही कि वह सुरक्षित थी, लेकिन यह भावुक होने का समय नहीं था। राक्षस की टेंटिकल्स उनकी ओर बढ़ रही थीं। फिशिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ही जान बच सकती थी। दोनों ने समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन पानी में गिरने की आवाज से राक्षस का ध्यान उनकी ओर खींच गया। योस्टीन ने अपनी बेटी को धक्का देकर दूर कर दिया ताकि वह भाग सके, और खुद राक्षस की चपेट में आ गया। बचे हुए लोग कंट्रोल रूम में जमा हो गए, लेकिन यह सुरक्षा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। राक्षस की भुजाएं लगातार फिशिंग प्लेटफॉर्म को खींच रही थीं और पूरा प्लेटफॉर्म किसी भी वक्त गहरे समुद्र में समा सकता था। एरिक ने हवा में एक सिग्नल फ्लेयर दागा, जिससे तीनों ने आखिरकार उस राक्षस का असली रूप देख लिया, जो कि पौराणिक समुद्री दानव था। संकट की इस घड़ी में जोहाना को अचानक राक्षस से निपटने का एक तरीका सूझ गया। उसने एरिक से कहा कि वह स्टोर रूम से बाकी बचे सोनिक डिवाइस ले आए और उन्हें एक साथ बांध दे। अगर राक्षस ध्वनि तरंगों से आकर्षित हो रहा था, तो ये उपकरण उसे दूर ले जा सकते थे। तभी एक परजीवी अचानक मारिया की ओर झपटा एंड मौके पर पुलिस पहुंच गई। उन्होंने एरिक द्वारा छोड़ा गया सिग्नल फ्लेयर देख लिया था। जोहाना ने बंधे हुए सोनिक डिवाइस लिए और स्पीड बोट को शहर से दूर तेजी से ले गई, लेकिन रास्ते में ही वह अचानक रुक गई। उसने उपकरण चालू किया और फ्रीक्वेंसी को सबसे ऊंचे स्तर पर सेट कर दिया। कानों में तीखी और तेज आवाज गूंजने लगी। जैसा सोचा था, पीछे घना कोहरा छा गया। साफ था कि मॉन्स्टर तेज आवाज की तरफ खींचा चला आया है। जोहाना ने इंजन चालू करने की हिम्मत नहीं की। वह बस घबराहट में मॉन्स्टर को ढूंढने लगी, लेकिन अगले ही पल राक्षस के टेंटिकल्स अचानक सामने आए और उसे खींचकर राक्षस के पास ले गए। राक्षस की विशाल आंखों को देखकर जोहाना ने पूरी तरह से लड़ने की हिम्मत खो दी। ठीक उसी नाजुक पल में हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगों ने राक्षस के दिल के साथ रेजोनेंस पैदा किया और गहरे समुद्र पर राज करने वाला यह विशाल जीव इंसानों के हाथों मारा गया। ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण जोहाना भी सतह पर वापस नहीं लौट सकी। कहानी के अंत में 3000 मीटर गहरे समुद्र में एक विशाल मछली का अंडा लयबद्ध तरीके से धड़क रहा है, जो यह संकेत देता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।